और जब टिकट देने का काम होता है तो पूंजीपतियों के घर के लोगों को टिकट बांटा जाता है। पूंजीपतियों के बेटों को, बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं के बेटों को सांसद और विधायक बनाने का काम किया जाता है। ऐसी स्थिति में इस समाज को उभारने के लिए बड़े विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। और यह निर्णय एक दिन का परिणाम नहीं है, विगत 9.5 वर्षों से हम इस पे काम कर रहे थे। राजकीय सेवा में होते हुए भी मैंने कभी विभाग के साथ गद्दारी नहीं किया। समय से आना, समय से ऑफिस की नौकरी करना और नौकरी के बाद फिर जो हम सुख सुविधा का समय होता है, जो हमारा आराम करने का समय होता है, परिवार के साथ समय देने का समय होता है, उसी में कोताही बरतते हुए विकल्प की, क्योंकि एक राजनीतिक शून्यता का वातावरण पूरे देश में बनता चला जा रहा है। पहले से जितने भी स्थापित राजनीतिक दल हैं, वो सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते चले जा रहे हैं। और 126 साल पुराना एक राजनीतिक संगठन जो दोबारा सत्ता में केंद्र में बैठा हुआ है, कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकार चल रही है। और जिस तरह से कहा था कि जिस उद्देश्य के लिए कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा किया गया था, आज हम उस मुकाम को पहुंच गए हैं। आज हम उपनिवेशवादी व्यवस्था को यहां से हटा चुके हैं, फिरंगियों को भगा चुके हैं, गोरे लोग इस देश से जा चुके हैं। इसलिए अब निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी नाम की जो संस्था है, इसको भंग कर दिया जाना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि उन बापूजी को असमय ही जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने बड़े यत्न और प्रयत्न के साथ बचा करके रखा था, दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य है भारत माँ का कि हम उस महात्मा को, उस राष्ट्रपिता को हम स्वतंत्र होने के बाद कुछ वर्षों तक संजो कर अपने पास नहीं रख पाए। और आज वही कांग्रेस पार्टी 1947 में सारे के सारे लोगों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री के लिए चयन किया था। लेकिन एक जद्दोजहद के तहत जबरदस्ती प्रधानमंत्री पद पे दूसरे आदमी को बिठा दिया जाता है। उसका परिणाम मिला कि 1948 में पहला घोटाला 1948 में किया गया। और उसके बाद घोटालों की फेरिस्त, उसी फेरिस्त दर फेरिस्त बढ़ती गई। और जो आज की तारीख में 38 घोटाले इस देश में इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, जिनकी काली कमाई का, काली करतूत का, बेईमानी का पैसा आज दुनिया के स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक के अलावा 29 ऐसे और बैंक हैं दुनिया के कि हमारे यहाँ का काले धन का 400 लाख करोड़ रुपया, 4 लाख करोड़ रुपया जो है विदेशी बैंकों में जमा कर दिया गया है। और निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार जिस भी मुल्क में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में ये नजीर है कि जहां पे भ्रष्टाचार होगा, निश्चित तौर पे महंगाई वहां पे बढ़ेगी। आज जो ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, और दोबारा जब 2009 में इस पार्टी ने कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकार बनाई थी, तो इन्होंने अपने एजेंडे में पहला कार्य रखा था, प्रथम वरीयता क्रम में रखा था और देश को सद्भाव दिया था, एक स्वप्न दिया था कि बड़े किस्मत वाले हैं भारत के लोग जो दोबारा इस कांग्रेस पार्टी नीति गठबंधन की सरकार बनवाए हैं।
पहुंच गया है और महंगाई यहाँ पे चरम पे चली गई है। महंगाई निश्चित तौर पे चरम पे जाएगी। अगर क्रय शक्ति, समान क्रय शक्ति अगर नहीं होगी आदमी के अंदर, कुछ लोगों के हाथ में पैसा पहुंच जाएगा, इतना पैसा पहुंच जाएगा कि उनके कुत्ते ऐसी गाड़ियों पे बैठ के घूमने लगते हैं। मैंने लिखा भी है कि क्यों पे कुकुरों चढ़कर चलें। 64 साल में आज भारत की असली तस्वीर क्या है, तो मैंने उसको लिपिबद्ध किया कि क्यों के कुकुरों चढ़कर चलें और घर बैठ के काटे बिलार मलाई, क्योंकि घर में घुघरू न जुहान दुकान रखे लड़का ललचाई, क्योंकि कठिया है बाता नकुल बहाय कितनो पछुआ पुरवाई, और क्योंकि घर मान लगी टटिया, क्योंकि घर मान लगी टटिया, टूटही खटिया फटहू न रजाई, टूटही खटिया फटहू न रजाई। आज ये देश की तस्वीर बना दिया है और इसको बनाने वाले कौन लोग हैं? इनको बनाने वाले वही लोग हैं जो चौथी पीढ़ी पे आकर के फिर से सब्जबाग दिखा रहे हैं। इस देश को लूटने का काम करने के बाद भी अभी कल सोनिया माई ने संसद में वक्तव्य दिया था कि आप लोग धैर्य के साथ काम करिए, आने वाले 5 विधानसभाओं में हम चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। बताइए कितना बड़ा इनके अंदर अहंकार आ गया है। निश्चित तौर पे ये हम लोगों की नाकाबिलियत का, हम लोगों को जो हम आप जागरूक हो नहीं पा रहे हैं, इसी का परिणाम है कि गरीब को रोटी नहीं मिल रही है, गरीब की बेटी के हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं हैं, घर के जो पुराने जेवरात हैं उनको बेचने का काम किया जा रहा है, जमीन को गिरवी रखने का काम किया जा रहा है, इंसान खुद को बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। और एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, 176,000 करोड़ का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांग्रेस की सरकार की देन है, कॉमनवेल्थ घोटाला कांग्रेस की सरकार की देन है, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला यही कांग्रेस के लोग तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज जी फर्नांडीज का बहिष्कार किए थे 18 महीने तक और कहते थे कि ये कफनचोर रक्षा मंत्री है। मुंबई में फ्लैट बनवाया गया था, लेकिन उसमें 5 व्यक्तियों को, कारगिल में शहीद होने वाले लोगों को, 2% लोगों को भी वो मकान, वो प्लॉट, वो अपार्टमेंट आवंटित न करते हुए जो अपात्र लोग थे पैसा लेकर के बेईमानी से उनको जो है आवंटित कर दिया गया था, जिसको लेकर के इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला 1986 में आपने देखा था, 65 करोड़ का घोटाला हुआ था, बोफोर्स तो दलाली कांड हुआ था, उस समय बड़ा हाय तौबा मचा था, पैसा सीधा स्विट्जरलैंड गया था। रुपया इस देश के गरीबों के खून पसीने का पैसा है, जो भी ईंट सामने मकान में लगी हुई है, किसी भी सांसद और विधायक के घर के लोग उसमें उस भट्टे में मिट्टी बनाने का काम नहीं करते हैं। ये गरीब घर के बेटी और बेटियां 8-8 माह के बच्चे पेट में पालती हुई प्रसवाकालीन महिलाएं जाती हैं, रात में उठ करके ट्यूबवेल से पानी लगा करके मिट्टी बना करके कच्चा ईंटा तैयार करके खदानों में कोयला को निकाल करके फिर कोयले को तोड़ करके झकुआ के रूप में, रबिसिया के रूप में, पथेरा के रूप में अपने को प्रस्तुत करने के बाद ही तब कहीं जा करके एक पक्का ईंटा तैयार होता है। मैं तो पूछना चाहता हूं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं और जो भी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे आज बैठे हुए हैं या पहले बैठ चुके हैं, पहले अपने गिरेबान को झांक करके देख लें, क्या इनके परिवार के लोगों ने इस भारत का जो आज रूप दिखाई पड़ रहा है, जो विकास दिखाई पड़ रहा है, जो गड्ढा मुक्त सड़कें, 4 लेन 6 लेन सड़कें दिखाई पड़ रही हैं, जो अमौसी एरोड्रम दिखाई पड़ रहा है, IIM कॉलेज दिखाई पड़ रहा है, जनपद दिखाई पड़ रहा है, क्या इनके
इसके निर्माण में कहीं एक कतरा पसीना भी बहाने का काम किया है और बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि इस भारत का निर्माण मैं करवा रहा हूं। कितना बड़ा धोखा चल रहा है। और जब वही गरीब के खून पसीने योग गुरु बाबा रामदेव जब आंदोलन के लिए इकट्ठा होते हैं, जब बृहत स्तर पर समर्थन मिलना शुरू हो जाता है तो बड़ा दर्द होता है। उस 4 तारीख की रात 1:30 बजे का वक्त 500 अर्धसैनिक बलों के जवान, इन 7 राइफलें और हाथ में डंडे, सर पे हेलमेट, बिजली काट दी जाती है। लगभग 25,000 हमारी बहु बेटियां, माताएं वहां पे सो रही होती हैं। ऐसे वक्त में जहां की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है, जो महिला संवर्ग से आती है, लेकिन उसने बेरहमी की हद पार कर दिया और केंद्र सरकार में बैठी हुई इस भ्रष्ट गूंगी बहरी, जो ये गूंगी और बहरी और भ्रष्ट सरकार है, इसका जो गृह मंत्री है, उसके इशारे पे जाकर के रात में लाठीचार्ज करवाया जाता है, रबर की गोलियां चलवाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी की बौछार चलवाई जाती है और रात में ही मजबूरन बाबा रामदेव को अपनी जान बचा करके और अपने लिबास को बदल करके वहां से भागना पड़ता है। गलती बाबा रामदेव की और कुछ भी नहीं है, केवल सिर्फ और सिर्फ आपकी कमाई के पैसे को देश में वापस लाने की बात कर रहे थे। और ये भ्रष्ट और बेईमान लोग इतनी बेरहमी से पिटाई करते हैं, पिटाई करवाते हैं कि राजबाला नाम की हमारी बहन उपचार के दौरान दम तोड़ देती है। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बुजुर्ग और युवा साथियों, निश्चित तौर पे आप अगर अब मौका आ गया है इनको सजा देने का, और अगर आपने इनको सजा नहीं दिया तो इससे ज्यादा आपके साथ फिर नृशंस घटनाएं यह कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकार करवाने से नहीं चूकेगी। इसलिए कि इसने जाति और संप्रदाय के नाम पे इस देश को बांटने में कोई कोताही नहीं बरती है। आपने देखा होगा कि अगर अफजल गुरु को इसने फांसी के फंदे पे नहीं चढ़वाया है तो केवल सांप्रदायिक, ये सांप्रदायिक कहती है भाजपा को। भाजपा, हम कहते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। इसने भगवान राम को भी नहीं बख्शा है। अगर आप लोग राम के भक्त हो तो आप लोग जान लीजिए कि 1949 में के नैयर डीएम था उस समय फैजाबाद का। 1 बजे रात में तसद्दुद हुसैन मोहम्मदन सिपाही था और उसको पहरे पे खड़ा करवा करके रात में उस भगवान राम को, एक आदर्श राम को विवादित स्थान पे ले जा करके बिठाने का काम करते हैं यही कांग्रेस के लोग। एक फिरका परस्ती पैदा करने के लिए, देश में नफरत पैदा करने के लिए वहां पे, और बाद में जब दबाव बनता है दूसरे पक्ष का तो ताला बंद करवा देते हैं। उसके बाद में जब बोफोर्स तोप जला ली, उस बोफोर्स तोप की दहक जब घूमती है तत्कालीन सरकार की ओर, राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, जब पूरा देश में नारा लगना शुरू हो जाता है तो कांग्रेस हड़बड़ाहट में 1986 में ताला खुलवा देती है और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह को भेज करके अयोध्या में वहां पे मंदिर का शिलान्यास करवा देती है। जब शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी आवाज देते हैं दिल्ली से तो फिर यह सरकार सहम जाती है। शिलान्यास तो हो जाता है लेकिन मंदिर का निर्माण संभव नहीं हो पाता है।
भाजपा वाले भी इंतजार ही कर रहे थे, मौका बढ़िया है, और उन्होंने भी तब तक कुछ नहीं किया। लेकिन जब नंबर आया, हमको नहीं कहना चाहिए, हम लोग मानवतावादी हैं, हम जाति धर्म संप्रदाय 93 के पहले मैं भी अपने नाम के आगे जाति लिखता था, लेकिन 93 में मैंने जाति कटवा दिया। मैंने कहा कि ये जाति जहर के समान है। जैसे जहर का उपयोग जब कोई जहरीला जानवर काट लेता है तो इसी इंसान के शरीर में जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, उसी तरह से कुछ स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। जैसे शादी विवाह के मौके पे अगर बेटी बेटियों की शादी करना हो तब तो जातीयता, जैसा कि हमको अभिलेखों से प्राप्त होता है, ग्रंथों से प्राप्त होता है कि मनु और शत्रुपा नाम के 2 ही शख्स बचे थे दुनिया में, और उन्हीं की संतति है। अगर कामायनी पुस्तक को हमारे भाइयों ने जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी को पढ़ा हुआ होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन हो तुम बिरंज के दूत, कौन हो तुम बिरंज के दूत, बिरथ पतझड़ में अति सुकुमार, और घंतिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयान। और उन्हीं की जब हम संतति हैं, उन्हीं की हम संतान है, 2 लोगों की संतान है, तो व्यवस्था को चलाने के लिए हो सकता है उस समय हमारा 4 वर्णों की उत्पत्ति उन्होंने करने की बात लिखा है, लेकिन गुण कर्म विभाज का, गुण और कर्म के आधार पे उसको विभक्त किया गया था। लेकिन आज आप देख रहे हो कि न तो गुण रह गया है, न कर्म रह गया है, अगर बचा है तो केवल जाति ही जाति बचा है, और जो ये समाज के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। अगर शायद ये जाति के नाम पे बटा हुआ समाज नहीं होता, धर्म के नाम पे बटा हुआ समाज नहीं होता, संप्रदाय के नाम पे बटा हुआ समाज नहीं होता, क्षेत्र के नाम और राज्य के नाम, भाषा के नाम, भूषा के नाम पे बटा हुआ समाज नहीं हुआ होता, तो कहा कि आपको अब कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे चलिए, मैदान जंग में चलिए, चुनाव के मैदान में चलिए, और 5 राज्यों का चुनाव मैं जीत कर दिखा दूंगी। इतना दंश जब ये देश झेल रहा है, महंगाई की स्थिति चरम पे हो गई है, बेरोजगारी की स्थिति चरम पे हो गई है, भ्रष्टाचार चरम पे हो गया है, आप कहीं भी जाइए आपको शुद्ध मिलावटखोर अपने आप मस्त हैं, सुबह से शाम, शाम से पूरी रात मिलावट करने में व्यस्त हैं। तो डीएपी खाद एक मुश्त आप देख लीजिए, पूरे देश में रबी के बुआई के समय डीएपी खाद गायब हो जाती है। यह है कुछ नहीं, यह है जमाखोरी। हो गया है गठबंधन, जो सरकार में बैठे हुए हमारे नौकरशाह हैं और हमारे राजनेता हैं और यहाँ पे बैठे हुए पूंजीपति हैं। आज हमारा देश कागज से घिर चुका है, पूंजीपतियों और सामंतवादियों के हाथ में सत्ता चली गई है, और अब आपको निश्चित तौर पे अगली लड़ाई के लिए आपको तैयार हो जाना है, और यही अगली लड़ाई का सूत्रपात करने के लिए, अगली लड़ाई की अगुवाई करने के लिए, अगली लड़ाई की झंडा बरदारी करने के लिए ही 13 मार्च 2011 को मानवतावादी समाज पार्टी का संगठन राष्ट्रीय विकल्प पेरोन में हम लोगों ने राजकीय सेवाओं से त्यागपत्र देने के बाद 13 मार्च 2011 को हम लोगों ने इस मानवतावादी समाज पार्टी संगठन को खड़ा करने का काम किया। 8 अप्रैल 2011 को अपेक्षित अभिलेखों के साथ मैं उपस्थित हुआ भारत निर्वाचन आयोग में, और तमाम स्थितियों परिस्थितियों से जूझते हुए 19/9/2011 को राष्ट्रीय दल के रूप में इस पार्टी का पंजीकरण भी हो गया है, जो हम सबके लिए बहुत ही सुखद है कि 6 महीने के अंदर इस मानवतावादी समाज पार्टी संगठन का रजिस्ट्रेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कर लिया गया है। हम लोगों ने जय शोषित, जिन्होंने पूरा का पूरा समय, आज नहीं सदियों से लेकर आज तक, जिन्होंने सारा का सारा समय इस समाज के लिए, इस देश के लिए,
इस गांव के लिए, इन गरियाओं के लिए, इन शहरों के लिए अपना सब कुछ निछावर करके जिन्होंने सब कुछ जाया करने का काम किया है, उनका कभी सम्मान नहीं हुआ है, उनको कभी सम्मान के साथ पुकारा नहीं गया है। निश्चित तौर पे इस मानवतावादी समाज पार्टी ने जिस समय संगठन अस्तित्व में आया उसके पहले ही ये तय कर लिया गया कि इन 64 सालों में 1952 में आम चुनाव हुआ था, 1952 से लेकर के आज तक कम से कम आज की तारीख में 735 पार्टियां हैं जो भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हुई हैं। लेकिन गाहे बगाहे जब जरूरत पड़ती है तो रमाबाई पार्क में भेड़ बकरियों की तरह भर करके लोगों को लाया जाता है, उनसे नारा लगवाया जाता है, अपना नारा लगवाया जाता है, कुछ चंद लोगों का नारा लगवाया जाता है। लेकिन इन 64 सालों में उस देश के आम आवाम के लिए निश्चित तौर पे कुछ भी सम्मान के लिए नहीं किया गया। इस मानवतावादी समाज पार्टी ने उन्हीं उपेक्षित संवर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो जात से ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जो वर्गीकृत समाज है, लेकिन जो उपेक्षित हैं, जो भयग्रस्त हैं, जो भोगग्रस्त हैं, जो अभावग्रस्त हैं, संसाधन विहीन हैं, अन्न विहीन हैं, उनका सम्मान करने का जिम्मा इस देश में इकलौती पार्टी है, वो है मानवतावादी समाज पार्टी। और शहीद आजम भगत सिंह, कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा कुर्बानी को, इसलिए कि अगर 13 साल का लाडला जलियांवाला कांड होने के बाद मात्र 13 साल की उम्र थी और यह बच्चा भाग करके जाता है, उस लहूलुहान धरती पे पहुंचता है और मत्थे पे लगाता है रक्त रंजित मिट्टी को और वहीं पे कसम खा लेता है कि जब तक इन फिरंगियों को इस देश से खदेड़ने का काम पूरा नहीं कर लूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और ऐसा लाडला भले ही 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे उस आदमी को झूलना पड़ता है, शहीद आजम भगत सिंह को, लेकिन अंग्रेजों की सारी व्यवस्था को, तत्कालीन सारी की सारी पुलिस व्यवस्था को धता बताते हुए 1928 में एक विवादित बिल के खिलाफ असेंबली में बम फेंकते हैं। शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1928 में जाकर के असेंबली में बम फेंका था। किसी को हरी तो सिर्फ बगावत की मंशा थी, विरोध की मंशा थी, उसी मंशा के तहत अंग्रेजों के असेंबली में बम फेंका था। सारे के सारे अंग्रेज अफसर जब वहां से भाग जाते हैं तो दो हमारे ये लाडले शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दो लोग ही बचते हैं और उन्मादी स्वर में अट्टहास करते हुए नारे लगा रहे थे और वो नारा था सर्वहारा समाज चिरंजीवी हो, सर्वहारा समाज चिरंजीवी हो, सामंतवाद का नाश हो। तो वही सर्वहारा समाज चिरंजीवी हो जो नारा लगाया था शहीद आजम भगत सिंह ने, जो नारा लगाया था बटुकेश्वर दत्त ने, सर्वहारा समाज चिरंजीवी हो, आज वही नारा लगा रहे हैं मानवतावादी समाज पार्टी के महायोद्धा। वही नारा है सर्वहारा समाज चिरंजीवी हो, उसी को लिखा गया है जय शोषित। और हमारी अस्मिता, इस भारत की अस्मिता आज नहीं सदियों से हमारी परंपरा रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमला करते हैं, वही आकर के संसद भवन में भी हमलावर बन जाते हैं, वही जाकर के मक्का में मस्जिदों पे बम ब्लास्ट करने का काम करते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी गिराने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जय शोषित जय संसार का नारा दिया है कि हम जय जयकार करते हैं उन मानवतावादियों का जो मानवतावादी पाकिस्तान में रहते हैं और जो मुखालफत करते हैं आतंकवाद का, जो मुखालफत
हो। और निश्चित तौर पे गुनाहगार वे लोग भी हैं, गुनाहगार वे लोग भी हैं जो इस सरकार को चलाने में सहयोग दे रहे हैं। उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके जिम्मेदार नहीं है। साथ में जो रसमलाई खा रहे हैं, चाहे वो डीएमके के लोग हों, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी हों, चाहे केरल कांग्रेस के लोग हों, चाहे अभी अभी एक साथी मिल गए आरएलडी के जिन्होंने रिकॉर्ड काम कर दिया दल बदलने का। किसानों के मसीहा इनके पिताजी कहे जाते थे, लेकिन पता नहीं कहां से ऐसे सुपुत्र पैदा हो गए कि उस किसानों के नेता को जो एक छत्र किसान घाट का निर्माण करवाया गया था, उनके नाम को बदनाम करने के लिए अभी सहयोग में आ गए हैं। जो भी लूट मची हुई है, इस लूट में सहभागिता निभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में दो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी बराबर की जिम्मेदारी, अगर वो लोग जिम्मेदार हैं, केंद्र में सत्ता में बैठे हुए अगर लोग जिम्मेदार हैं, गुनाहगार लोग जिम्मेदार हैं, दागदार लोग जिम्मेदार हैं, घोटालेबाज जिम्मेदार हैं, जमाखोरी करने में सहयोग करने वाले लोग जिम्मेदार हैं, तो निश्चित तौर पे सपा और बसपा भी बराबर के जिम्मेदार हैं। विचार करिएगा, समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। और जो तटस्थ हैं, समय लिख रहा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं, समय लिख रहा उनका भी अपराध। निश्चित तौर पे ये लोग बराबर के भागीदार हैं। जो उस सरकार को चलाने में मुझको तो शर्म आती है, शर्म आती है समाजवाद की दुहाई देने वाले समाजवादी योद्धा मुलायम सिंह यादव को जब मैं देखता हूँ, चित्रों के माध्यम से जब मैं देखता हूँ, तो मुझको शर्म आती है कि जिस समाजवाद की लड़ाई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लड़ने का जिम्मा अपने ऊपर लिया था और साथ में ही अपने रणबांकुरों को भी तैयार किया था, और उस समाजवादी, उस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म ही गैर कांग्रेसवाद के नारे के तहत हुआ था। लोहिया जी हमेशा कहा करते थे कि जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश में रहेगी, निश्चित तौर पे गांव का आदमी, गरीब, हमारा खेत खलिहान से जुड़ा आदमी, कांग्रेसवाद के नारे के ऊपर लोहिया जी ने सोशलिस्ट पार्टी को बनाया था और बरगद चुनाव निशान से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। आज उसी समाजवादी पार्टी का योद्धा, उसी सरकार को, जिस सरकार के लिए उखाड़ फेंकने के लिए पूरे जीवन काल लोहिया जी ने तड़प तड़प करके पांव में छाले पड़ जाते थे, चल चल करके पूरे देश में उस पार्टी के खिलाफ आवाज और बगावत का एक जज्बा पैदा करने का काम किया था। आज उसी कांग्रेस पार्टी को जब जब मौका आता है कि अभी परमाणु डील के मुद्दे पर, न्यूक्लियर डील के मुद्दे पे जब हमारे वामपंथियों ने सरकार से समर्थन वापस लिया था, पता नहीं कौन सी स्थितियां परिस्थितियां हैं हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सामने कि उन्होंने इस सरकार को बचाने में पूरा का पूरा सहयोग दिया है। और उसी क्रम में हमारी बहन मायावती जी भी मुलायम सिंह से पीछे नहीं है, उस कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे करके, जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जनक है, जो कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी की जनक है, जो कांग्रेस पार्टी भोग की जिम्मेदार है। युवराज को गुस्सा आता है, उत्तर प्रदेश आने पे इनको गुस्सा आता है। ये कभी विदर्भ को देखते हैं जहां पे इनकी सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहां पे किसान आत्महत्या कर रहा है, मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहा है, विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहा है। कभी आत्महत्या करता है प्याज सस्ता होने पे, कभी आत्महत्या करता है किसान कपास सस्ता होने पे, लेकिन वहां इनको
नहीं दिखाई पड़ता है और उत्तर प्रदेश में आते हैं युवक 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 सब। इनको बोलने का सलीका नहीं है। ये राज दरबार के ये युवराज हैं। जैसे राजाओं के घरों के बच्चों को केवल ऐसो आराम चाहिए, उसी तरह से इनको क्या मालूम है नौटंकी राजनीतिज्ञ बनने का ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। नौटंकी राजनीतिज्ञ बना भी दिया गया है इनको। ये जाते हैं गरीब की झोपड़ी में बैठ जाते हैं, उस बेचारे झोपड़ी वाले गरीब को भी परेशानी पैदा कर देते हैं। वहां पे लाव लश्करे हैं, रोना रोते हैं कि कब तक महाराष्ट्र में जाकर भीख मांगते रहोगे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को भिखमंगा समझ लिया है और ये वही उत्तर प्रदेश है और वही युवा शक्ति है जिसने 1977 में इस कांग्रेस पार्टी को दफनाने का काम किया था। 1989 में इस कांग्रेस पार्टी को जमींदोज करने का काम किया था। आज हमारे उत्तर प्रदेश का युवा फिर से अपना अपमानित हो रहा है। निश्चित तौर पे हम युवाओं से आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग देख लीजिएगा जो नाइंसाफी इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बरती है। अभी आप देख लीजिए जो बिल लोकपाल बिल जो ला करके इन्होंने जो खाका खींचा है, उस बिल के खाके में प्रधानमंत्री को शर्तों के साथ बड़ी जद्दोजहद के बाद लाने की बात है। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, अगर आपको लाइसेंस प्राप्त करना है, चाहे अग्निअस्त्रों का लाइसेंस लेना हो, चाहे बारूद का लाइसेंस लेना हो, चाहे किसी तरह का लाइसेंस लेना हो, अगर जहां कहीं पे जाएंगे निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, कहीं पे जाएंगे और जहां पे भी चाहे आरटीओ ऑफिस में चले जाइए, गाड़ियों का ट्रांसफर करवाना हो, चाहे टैक्स अदा करना हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जी अनशन पे बैठने जा रहे हैं और अनशन पे बैठ भी हो चुके हैं। और वहां पे मैदान के लिए चूंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, 19 लाख रुपया बतौर उसका स्क्वायर कमर्शियल रेट पे उनको दिया जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी की रैलियां होती हैं तो उनके लिए फ्री में वही मैदान फ्री में दिया जाता है। देश के आम आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए अगर एक हमारा महात्मा, एक हमारा लोकनायक अगर उस मैदान को मांग रहा है तो कमर्शियल रेट पे 19 लाख रुपया जमा करवाने का काम किया गया है। ये सब बातें इसलिए